आए दिन आप अपने आसपास न जाने कितनी चीजों को कचरा समझकर सड़क पर या इधर उधर पड़ा हुआ देखते होंगे। हो सकता है आपने भी कई बार ऐसी चीजों को वेस्ट समझकर फेंक दिया होगा। पर केरल की लक्ष्मी मेनन की सोच हम सबसे बिल्कुल अलग है। जब से कोरोना का कहर पूरी दुनिया ने देखा है, तब से हर व्यक्ति मास्क, पीपी किट का इस्तेमाल कर रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो मास्क और पीपी किट आप इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के बाद जो वेस्ट बचता है उसका क्या होता है? आप उसको कचरा कहेंगे, लेकिन यही सोच का फर्क है। लक्ष्मी मेनन ने कुछ अलग किया है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रोजगार सृजन, कचरा प्रबंधन और लोकल फॉर वोकल, इन तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण है केरल की रहने वाली लक्ष्मी मेनन की कहानी, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पर न सिर्फ सैकड़ों लोगों को स्वाभिमान से जीने का हौसला दिया, बल्कि दुनिया की गंभीर समस्याओं में से एक पर्यावरण संकट से निपटने का रास्ता भी दिखाया। ये है केरल के एर्नाकुलम इलाके में स्थित एक छोटी सी वर्कशॉप, जहां ये महिलाएं पूरी एकाग्रता के साथ कुछ उत्पाद बनाने में व्यस्त हैं। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन्होंने विषम हालात को चुनौती देते हुए आगे बढ़ा है। इनमें से कुछ की कहानी आपके आंखों में न सिर्फ आंसू ला देगी, बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि अगर उन्हें सहारा नहीं मिलता तो जाने क्या होता। लक्ष्मी मेनन जानी मानी इनोवेटर हैं, जिनका मानना है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, और उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। I always feel that there is nothing called waste. It's only the way you look at it. So anything that we cannot find a value in, we shamelessly regard it as waste. I think it's just that our human intellect is not crazy enough to come up with an utility for everything that we completely throw away as waste. If we can find utility in that, we can literally change the sustainability or the future of the world itself. We can create such a sustainable world if we can really come out with solutions where we can find a utility for the things that you normally regard as waste. कोविड-19 के गंभीर संकट से दुनिया जूझ रही है। पीपीई किट और मास्क का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके निर्माण के दौरान कितना मेडिकल वेस्ट निकलता है? लक्ष्मी ने अपने शोध में पाया है कि केरल में 900 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 900 से अधिक कोविड सेंटर हैं, जहां हर सेंटर में 50 बिस्तर लगे हैं, जो मरीज के स्वस्थ होने के बाद बदले जाते हैं, जिनकी कीमत 500 से 700 रुपए है। इस दौरान ऐसे में कुछ ऐसे प्रोडक्शन सेंटर भी थे जहां बड़े पैमाने पर पीपीई किट का मेडिकल वेस्ट इकट्ठा हो रहा था। उनके रिसर्च के अनुसार एक छोटे प्रोडक्शन हाउस से भी 6 टन से ज्यादा मेडिकल वेस्ट निकल रहा था। यही नहीं, कोरोना के कारण मजदूर तबके की महिलाओं के सामने रोजगार का बड़ा संकट था, और यहीं से उन्हें शैया बनाने की प्रेरणा मिली। Here we are doing a project using the tailoring scrap of PPE material which was used for making the mask and the gowns for the COVID care centers and patients and the health workers and literally everybody during those days. So what we do is we collect the tailoring scrap from the manufacturing units. So these are not used in hospitals or anything. These are the untouched bits and pieces that is made that comes out during making the mask and the gowns. So we collect that and we braid it and we make it into long ropes, and just by tying it together we convert it into a mattress, which was widely used in the first line treatment centers in COVID care centers. So this was through this we could actually upcycle a lot of the scrap and also provide employment for a lot of people who lost their jobs during the COVID days, and also provide a commodity at as cheap as rupees 300, which was so widely needed needed for the COVID care center. क्या आप जानते हैं रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले पेन से कितना प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? इन्होंने कागज के मैजिक पेन को बनाया
जिसकी खासियत ये है कि इनमें बीज होता है। पेन को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप फेंक भी दें तो वहाँ पौधे का जन्म होगा, जो बाद में हरा भरा पेड़ भी बन सकता है। ये कागज भी प्रिंटिंग प्रेस के रद्दी से उठाए जाते हैं। इनके उत्पादों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश का नोट भी होता है और इसके लिए बहुत से बुजुर्ग दिव्यांग लोग इनके प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका का माध्यम यही है। We came up with a pen that is made of paper to avoid the plastic. So the paper is waste paper that we collect from offices and schools and things like that. So we just place a refill. It could be plastic or metal. Just roll that paper, layers of it over that, and that becomes a very sturdy pen to write. And we also added a seed on the back side. There's a tiny little space on the back. We added that, and so we have the habit of using and throwing things, right? So we thought when you throw it away, the paper, when it touches the ground, the paper will disintegrate and the seed will, and the plant will sprout out of it. So that was one of the innovations that we had done. ये चेकुट्टी गुड़िया है, बहुत ही लोकप्रिय और आपने सुना भी जरूर होगा, जो मलयाली परिवारों का आज हिस्सा बन गई है। आपको याद होगा कुछ समय पहले केरल में बाढ़ आई थी। बुनकरों का गांव चेदमंगलम में टनों कपड़ा बर्बाद हो गया और जो कपड़ा बर्बाद हुआ उन्हीं कपड़ों से बनाया गया चेकुट्टी डॉल और आज ये केरल के हर घर का हिस्सा है। लक्ष्मी मेनन को इनके इन सराहनीय नवाचारी प्रयासों के लिए अब तक अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी है। कचरा प्रबंधन आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन लक्ष्मी मेनन जैसी कुछ ऐसी साहसी और इनोवेटिव महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपनी कुशलता के दम पे कर दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है कि कैसे कचरे की समस्या से निपटा जा सकता है, उसको कैसे यूजफुल बनाया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में कचरा ऐसी कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप उसका उचित समाधान जानते हो। कोच्चि से मैं सिद्धार्थ, सनसद टीवी के लिए। लक्ष्मी की कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो उनके बारे में लोग जानने लगते हैं। अब तो प्राइवेट कंपनी भी लक्ष्मी को गद्दे बनाने का ऑर्डर दे रही हैं और उन तमाम कंपनियों से लक्ष्मी 300 रुपए प्रति गद्दे चार्ज करती हैं, जबकि कोविड सेंटर्स में लक्ष्मी मुफ्त में गद्दे बांटती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको लेकर के चलते हैं चाय बागानों से घिरे जोरहाट जिले में, जो कि असम में मौजूद है। इसी के एक गांव में लक्ष्मी बरुआ का जन्म होता है, पर जन्म लेते ही सर से उनकी मां का साया उठ जाता है। बिन मां की बच्ची को पिता और परिजनों ने भरपूर दुलार और स्नेह दिया। जिंदगी के जिस मोड़ पर लक्ष्मी को अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी पड़ाव पर पिता साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे हालत में लक्ष्मी को खास करके औरतों के लिए आर्थिक सुरक्षा की अहमियत का एहसास होता है और उसके बाद वो उठाती हैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम। जोरहाट की रहने वाली लक्ष्मी बरुआ को पूरे असम में उनके नाम से ही जाना जाता है। उनके बैंक को बीते 2 दशकों से केवल महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। आज इस बैंक में हजारों खाता धारक हैं और इन खाता धारकों में भी अधिकतर महिलाएं ही हैं। आज वे गरीब और अशिक्षित लोगों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। लक्ष्मी बरुआ एक समाज सेविका हैं, जिन्होंने असम में गरीब महिलाओं के लिए कनकलता महिला कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत की है। मैंने जो काम किया वो महिलाओं के सबलीकरण के लिए किया है। वो है मैंने कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की शुरुआत की थी। अभी वो बैंक का 21 साल हो गया कंप्लीट और शुरू से ही वो थोड़ा सा हो गया जो प्रॉफिट में ही रन किया है। वो बैंक सिर्फ महिलाओं के लिए है और ये जो कर्मचारी हैं वो भी महिला हैं, जो बेनिफिशियरी हैं वो भी महिला हैं। जो महिलाओं के अंशीदार से वो बैंक स्थापना किया है। यह बैंक बीते 20 सालों से काम कर रहा है। कुछ ही लोगों के साथ शुरू हुए इस बैंक से
आज हजारों महिलाएं और सैकड़ों महिला स्वयंसेवी समूह जुड़े हैं और इसका लाभ उठाया है। आज के समय में इस बैंक में 45,000 से भी अधिक लोगों के अकाउंट्स हैं और इनमें अधिकतर महिलाओं के खाते हैं। बैंक का एक साल का कारोबार 16 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बैंक ऐसी महिलाओं को कर्ज देता है जिन्हें पैसों की जरूरत होती है। अभी 15,000 से भी अधिक महिला वो बैंक से जुड़ा हुआ है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑडिट है वो ऑडिट में शुरू से ही बिजनेस के शुरुआत से ही वो बैंक ए रेटिंग हो रहा है। और दूसरा मैं सोशल वर्कर हूँ। वो प्राप्तवयस्क महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के प्राप्तवयस्क शिक्षा के लिए किया है। और ये बैंक में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनके लिए हम लोग काम किया है और ग्रास रूट लेवल में ही हम काम कर रहे हैं। दरअसल लाखेमी बरुआ शुरुआत में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करती थीं और इन्होंने पाया निर्धन अशिक्षित महिलाओं के पास वो पूरे कागज भी नहीं होते जिनसे इनका बैंक में अकाउंट खुल सके या बैंक की दूसरी सेवाओं का लाभ मिल सके। अपने लंबे संघर्ष और चुनौतियों के बाद इन्होंने इस तरह के बैंक का सपना साकार किया। पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में महिलाओं का स्थान बहुत नीचे था। हम लोगों ने ये महिलाओं के कोई प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पे ना था और जो सेविंग्स है वो भी महिलाओं के लिए नहीं, बैंक में जो ये व्यवस्था था। लेकिन हम लोगों ने ये सिर्फ महिलाओं के एक बैंक खोल के महिलाओं को स्थान सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए हम लोगों ने काम किया। श्रीमती लक्ष्मी बरुआ, समाज सेवा। लाखेमी बरुआ की महिलाओं के हित के लिए किए गए इस काम को देखते हुए ही उन्हें साल 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। लाखमी जी ने अपने सफर में काफी संघर्ष किया, यहाँ तक कि महिलाओं के बैंक को खोलने से पहले भी उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि इस बैंक के केवल लाइसेंस को लेने में उन्हें 8 साल लग गए। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे झारखंड का वो गांव जो प्रधानमंत्री को बेहद पसंद है। अगर मैं शशधर आचार्य हूं, अगर मैं मुखौटा प्रयोग करता हूं, तो उस मुखौटा, अगर मैं कृष्ण का मुखौटा धारण करता हूं, अगर मैं दुर्गा का मुखौटा धारण करता हूं, तो मुझे कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑडियंस ये नहीं पहचान पाएगा कि ये शशधर आचार्य है। ये उस कैरेक्टर में, जो कैरेक्टर मैं ऑन स्टेज प्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो राधा का हो, चाहे वो सूर्य का हो, चाहे वो रात्रि का हो, उसी नाम से मैं नामित होता हूं। यही छऊ नृत्य की विशेषता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बदलाव के नायक में आपका स्वागत है। और अब बात झारखंड के देवरी गांव की, जो प्रधानमंत्री के मन की बात के बाद काफी चर्चा में आ चुका है। दरअसल देवरी पंचायत की मुखिया मंजू कच्छप ने कमाल का काम किया है। उनके एक आइडिया ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया और देवरी बन चुका है प्रधानमंत्री का पसंदीदा गांव। एलोवेरा विलेज के रूप में चर्चित झारखंड का देवरी गांव इन दिनों सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राज्य की राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड के देवरी गांव की महिलाओं की जब से प्रशंसा की है, तब से उनका हौसला और बढ़ गया है। जब हम
छोटे पैमाने पे जब कर रहे हैं गांव में, तो प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ गांव के नाम लिए, हम महिलाओं का रोज़गार के लिए सोचे कि हम लोग जो खेती कर रहे हैं उसका नाम हुआ, तो गांव वाले प्रधानमंत्री के नाम से अपने गांव का नाम सुना, अपने लोगों का नाम सुना, बहुत अच्छा लगा और उससे गांव वाले बहुत उत्साहित हुए। गांव वाले ही नहीं बल्कि एरिया के लोग भी बहुत उत्साहित हुए कि यहाँ इस तरह की खेती होती है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कच्छप के नेतृत्व में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला, बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थीं। आज इस काम में करीब 100 महिलाओं की टीम जुटी है, जो कई एकड़ में एलोवेरा की खेती करती है। सबसे पहले तो हम लोग आलू, मटर, ये सब बहुत तरह के खेती करते थे, लेकिन जब से हम लोग को यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, वहाँ से हम लोग को जो ट्रेनिंग मिला और वहाँ ट्रेनिंग करके आए, उसके बाद में हम लोग कुछ पौधा लिए, फिर वो खेत में डाल दिए। जब हम लोग एलोवेरा का खेती स्टार्ट किए और पौधा जैसे पत्ती हम लोग का जैसे जैसे तैयार होने लगा, वैसे वैसे आदमी हम लोग के यहाँ बहुत सारे मीडिया वाले भी आए। और जैसे वो समय मार्केट हम लोग को नहीं मिला था, लेकिन एक्चुअली हम लोग को लगा था कि इनका बिक्री हो या ना हो, खेती तो हम लोग कर चुके, लेकिन बिक्री हो या ना हो उसमें हम लोग कंफ्यूज होने लगे। तब फिर जैसे जैसे क्या कोरोना आया, वैसे धीरे धीरे हम लोग के यहाँ जूस वाले या तो कोई डॉक्टर भी अपना दवा का यूज में आ रहे हैं लेने। तब जब हम लोग का पत्ता कटिंग चालू हो गया, उसके बाद से हम लोग को लगा कि ये खेती हम लोग को बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, ये खेती हम तन मन से करेंगे। दिसंबर 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने आदिवासी उपयोजना के तहत देवरी गांव में सर्वेक्षण कराया था। इसे एलोवेरा की खेती के लिए योग्य माना गया, जिसके बाद इस गांव का नाम ही एलोवेरा विलेज रख दिया गया। एलोवेरा की खेती में गांव की अधिकांश महिलाओं ने दिलचस्पी दिखाई और कुछ ही वर्षों में इस गांव की चर्चा पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि देश स्तर पर होने लगी है। हमारे यहाँ जो केंद्र गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, तो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर विभाग है, बिरसा एग्रीकल्चर कांके, तो वहाँ से हमारे पास जो प्रपोजल आया कि यहाँ पे जो है एलोवेरा की खेती की जानी चाहिए। तो चूँकि मेरे पास पहले से भी था कुछ पौधे और मुझे उनका जो प्रपोजल था वो बहुत अच्छा लगा और मैंने गांव के बीच, महिलाओं के बीच इन सब बातों को रखी। और रखने के बाद गांव वाले भी थोड़ा इच्छुक हुए। तो इच्छुक होने के बाद हम बाकायदा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके ट्रेनिंग लिए और ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से पौधा उपलब्ध कराया और इसकी शुरुआत फिर इस तरह की होने लगी और गांव वाले भी इच्छुक हुए और सारे महिलाएं मिलकर 30-35 लोग जाके वहाँ पे बाकायदा हम लोग ट्रेनिंग लिए, पौधा वहाँ से मिला और सारे लोग हम लोग फिर अपने अपने खेतों पे डाले। और इस तरह से हमें ट्रेनिंग में बतलाया गया कि इसकी ये जो पौधा है ये मैच्योर होती है 18 महीने के बाद। तो हम इस तरह से इसकी खेती करने लगे और हमें इंतज़ार था 18 महीने की, जब हमने अपने जो पौधे डाले हुए थे उनकी। तो 18 महीने से पहले ही हमारे पौधे जो हैं एकदम इतने बड़े पत्तियां हो गई हमारे पौधे की कि एक एक पत्ते जो है 900-800 ऐसे ग्राम होने लगे। एलोवेरा का उपयोग जॉन्डिस समेत कई अन्य बीमारियों के उपचार में होता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, फेस वॉश और साबुन बनाने समेत दूसरे कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। बड़े शहरों में लोग अब एलोवेरा को पेय पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन खूबियों की वजह से रांची और आसपास से बड़ी संख्या में लोग एलोवेरा के पत्ते खरीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंजू ने हमें बताया कि अपने लोगों की वो और मदद करना चाहती है। उनकी कोशिश है कि गांव में ही एक छोटी सी सही पर ऐसी फैक्ट्री लगे जिससे कि वो एलोवेरा का जल निकालकर सीधे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि गांव की महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी कोशिश में जरूर सफल होंगी। और अब वक्त हो चला है अपने देश से बाहर ऐसे लोगों के बारे में जानने का जो कुछ अलग कर रहे हैं।
ऐसा ही एक नाम है बसीरा का, जो अफगानिस्तान की रहने वाली है। पिछले 4 वर्षों से बसीरा पोपुल अफगानिस्तान में एक समर्पित पोलियो की कार्यकर्ता रही हैं। वो बच्चों को टीका लगाने और पोलियो को खत्म करने के लिए लोगों की घर घर जाकर मदद कर रही हैं। यहाँ तक कि जब देश कोविड-19 महामारी के चपेट में आया था, तब भी उन्होंने सामाजिक दूरियां और प्रतिबंधों का पालन करते हुए पोलियो टीकाकरण अभियान को जारी रखा। बसीरा और उनके साथी मिलकर के लोगों को कोरोना से लड़ने में पूरी मदद कर रहे हैं। वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं ताकि इस बीमारी से सुरक्षित रहा जाए। उन्होंने पूरे देश में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई है और अफगानिस्तान में परिवारों को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए 10 लाख से अधिक साबुन और सैनिटाइजर अब तक बांट चुके हैं। अफगानिस्तान में बसीरा पोपुल एक मिसाल है।